रिप्रोडक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक्सक्यूज़ मी। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। साइकिल बच गया था, मैंने बताया था साइकिल को हमें पढ़ना है। एंड साइकिल की हम बात करें तो इसी साइकिल साइकिल के बारे में हमें पढ़ना था। अगर यहाँ पे देखने को जैसे हमको मिल रहा है, देखिएगा ये साइकिल एनसीईआरटी में भी ये ग्राफ दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं पहले इसको हम लोग समझ लेंगे। देखिए यहाँ से जैसे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये ओवरी के अंदर ये चल रहा है, मतलब फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है, यूट्रस के अंदर चल रहा है, उसका वॉल क्या है, पतला हो रहा है, फिर मोटा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या है, एक पिट्यूटरी मदर के पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में चेंजेज होता है। पिट्यूटरी हार्मोन दो तरह का हमने पढ़ा था, एफएसएच और एलएच। ये दो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन में चेंजेस हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं। जैसे आप समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉलिकल्स की। तो यहाँ देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे फॉलिकल्स में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डेवलपमेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएच। तो देखो पहले इनिशियल लेवल इसका क्या होता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनिशियल उसको ग्रोथ एक चाहिए होता है कि वो अपने साइकिल को स्टार्ट करे एक तरीके से। तो वहाँ थोड़ा सा लेवल जो है आप देखोगे हाई है, फिर एक लो लेवल हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन मॉडरेट रहता है। एंड एक ही बार क्या होता है कि मैच्योरेशन के लिए सडन क्या होना चाहिए, देखो एफएसएच की बात कर रहे हैं तो सडन क्या होना चाहिए कि एफएसएच जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। सडन जब ऐसे एक बैग ग्रोथ होगा तभी तो वो चीज़ फटेगा। तो ओव्यूलेशन के दौरान एफएसएच क्या होता है, एक बैग ही निकलता है। तो देखो एक सर्टेन पीक हमको नजर आता है एफएसएच के अंदर। तो ये हमारा ओव्यूलेशन के हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरा चीज़ देखो, एक हार्मोन है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी 14th डे पे एक्टिव होता है, जिसको एलएच सर्ज हम कहते हैं। सर्ज सर्ज कहने का मतलब होता है एक बैक पीक, एक पीक अटेनमेंट होता है जिसके कारण ओव्यूलेशन। तो एक्चुअली एफएसएच तो पहले से भी था इसका लेवल, लेकिन एलएच का सर्टेन क्या होता है, पीक होता है। तो एलएच सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। एफएसएच एलएच दोनों क्या है, एक पीक अटेंड करता है, लेकिन एफएसएच की तुलना में एलएच ज़्यादा पीक अटेंड करना है। फिर क्या है, धीरे धीरे देखो फॉलिकल्स, अब देखो ये क्या होता है, अब डी जनरेट कर रहा है तो लेवल फिर डाउन होता है, फिर अगले मेंस्ट्रुअल तक क्या हो जाता है, फिर जाके बढ़ जाता है। ठीक है, यहीं पे एलएच की हम बात करें तो एलएच का कोई काम रोल वैसा नहीं है, तो धीरे धीरे इसका क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया पिट्यूटरी हार्मोन का काम। अब देखो ओवेरियन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल वैल्यू में सिक्रीट होते ही रहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम वैल्यू में निकल रहा है, निकलता ही नहीं है लगभग हम कह सकते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू में निकल रहा है ओवरी से, एंड ओवरी से वो निकल रहा है, लेकिन ओव्यूलेशन के दौरान इसका पीक जो होता है वो हाई रहता है, मतलब जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। देखो ओव्यूलेशन यहाँ पे हुआ है, अगर हम लोग देख रहे हैं ओव्यूलेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका पीक नहीं है। पीक क्या है, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जैसे ही फुल्ली मैच्योर होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। प्रोजेस्टेरॉन तभी भी कोई मतलब नहीं है। ओव्यूलेशन के बाद मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर बनता है, ये तो सेकेंडरी उस साइड बाहर चला गया। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो चेंज हो जाता है किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर काफ़ी एसेंशियल होता है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ये स्ट्रक्चर बना रहता है ताकि ये लार्ज क्वांटिटी में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन को निकालता है। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन क्या है, लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है। जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, एंडोमेट्रियल का लाइनिंग क्या होगा, थिक होगा। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है,
एंडोमेट्रियल का लाइनिंग, ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरेगा कब? जब ये कॉर्पस ल्यूटियम देखा कि अब कोई काम नहीं है, प्रेगनेंसी तो हुआ नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, डीजनरेट करता चला जाएगा, और डीजनरेट करता चला जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी लेवल गिरेगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन का गिरना, मिनिमम वैल्यू पे आना, कॉज होता है कि एंडोमेट्रियल टूट जाएगा, और टूट के फिर क्या हो जाएगा, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें समझ में आई सबको? क्योंकि देखो यही है मेन, हमको समझना यही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनली समझना। ये नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा, बताइए तो। सर, हेलो आप बताइए। सर। सर कह रहे थे कि एस्ट्रोजन का इस सब से क्या रिलेशन रहता है, बता दीजिएगा। एस्ट्रोजन जो है, याद करिए, हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन जो लेवल होता है वो एक्चुअली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको बिल्डअप करने का रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये जितने ट्यूब्स हैं ना अंदर, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब हो गया या और भी ट्यूब्स है, यूट्रस है, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सर आप कुछ इन्फॉर्मिंग के बारे में बताए थे कि वो जैसे एलएच का फॉर्मेशन वही कराता है, इंफॉर्मेशन की यहाँ ज्यादा एफएसएच हो गया है तो हाँ, एलएच का नीड है, या फिर ऐसे तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, एस्ट्रोजन जो है काफ़ी एसेंशियल हार्मोन है पूरे फीमेल के लिए। फीमेल के लिए हम कह सकते हैं बॉडी में जो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है, मोर और लेस एस्ट्रोजन के ही कारण चलता है, कि एस्ट्रोजन जो है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है एक तरीके से। यही सिग्नल करता है कि भाई पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा। हो गया, समझ में आया ये चार्ट? इस ग्राफ को बनाई तो, ये वाला ग्राफ बनाई तो, एक फ्रेश पेज में बनाइएगा, ऊपर 4 कॉलम कर दीजिएगा, ये ऐसे, ये और ये मैच्योरेशन फेज, मेंस्ट्रुएशन हो गया, ये फॉलिकुलर, ये लूटियल, ये नेक्स्ट साइकिल। हो गया क्या?
गया? सर रफ फिगर तो बन गया, डिटेलिंग बाद में कर लेंगे। क्या चीज? हो गया? आगे बढ़े? हो गया सर। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अगर रिप्रोडक्टिव फेजेस की हम बात कर रहे हैं फीमेल में, तो रिप्रोडक्टिव फेजेस मीनार्क और मेनोपॉज के बीच ही होता है। यही 12 से लेके 50 साल का जो एज है नॉर्मली, वो मेंस्ट्रुएशन होता है। फर्स्ट प्यूबर्टी के समय जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क कहते हैं, मतलब स्टार्ट हो गया। एंड मेनोपॉज मतलब जो स्टॉपिंग होता है उसको हम लोग एट द एज ऑफ अबाउट 50 ईयर्स, इसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। लिखिए तो ये दोनों मेनार्क और मेनोपॉज, तो हम लोग आगे बढ़े। हो गया?
नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए हम लोगों ने गैमीट्स दोनों को देख लिया कि भाई गैमीट्स मेल में कैसे बन रहे हो, फीमेल में कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो टॉपिक दीजिएगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हो गया। देखिए अगर हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन जो है वो रिलीज होता है। तो सीमेन का वेजाइना में जाना पेनिस के द्वारा, इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स है जो कि क्लियर होने चाहिए, जैसे कि हम लिखवा दे रहे हैं, एक मिनट। थोड़ा लिख लीजिएगा इन वर्ड्स को। सबसे पहला जो है वर्ड हमने पढ़ा था परमिएशन। परमिएशन। फिर एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनेशन। सेमिनेशन। सेमिनेशन के बाद एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। तो चार हमारे पास वर्ड्स है, इजैकुलेशन, सेमिनेशन, इंसेमिनेशन और स्पर्मिएशन। सबका मतलब क्या क्या है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पर्मिएशन का। तो स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकलता है, रिलीज ऑफ sperms from seminiferous tubules, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। सेमिनेशन का मतलब क्या होता है? टेस्टिस से जब निकलता है ना, उसको सेमिनेशन कहते हैं हम लोग। रिलीज ऑफ sperms from testis। from testis। तो ये चार टर्म्स है, ठीक है। ये चार टर्म्स में कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। टेस्टिस से निकलता है तो सेमिनेशन बोलते हैं। बॉडी से निकलता है तो इजैकुलेशन बोलते हैं। फीमेल बॉडी में जाता है तो इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, लिख लीजिए। तो
हो गया। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया, नहीं हुआ है? अच्छा, हो गया सर। हो गया। हम्म, तो देखिए, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फीमेल बॉडी में क्या हो गया, स्पर्म एंटर कर गया, एंड आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, ये लिखी तो ड्यूरिंग पॉपुलेशन हो गया। देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में, तो अगर फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन है भाई कैसा, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गैमीट्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, स्पर्म जो है वो ओवा के साथ फ्यूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मिलियंस गया, अगर इस फिगर में हम लोग पर्टिकुलरली देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हुए, लेकिन समझो कि कोई एक ही स्पर्म चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ एक को फर्टिलाइज करने के लिए। इधर एक भी क्या हो गया, मेच्योर करके ओव्यूलेशन हुआ 14th डे पे जो होता है, एंड एक जो है अगले 1 से 2 दिन तक यहाँ तक आ पाता है मूव करके, एंड अगर इस बीच फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, स्पर्म पहुंच जाता है, तो फिर ये एग जो है वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा। तो अब देखो, स्पर्म जो है, स्पर्म कहाँ पहुंचा, वेजाइना में, वेजाइना से वो कहाँ पहुंचा, सर्वाइकल कनाल में, फिर यूट्रस में, फिर इस्थमस में। इस्थमस क्या है, ये पतला वाला जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब का, ये पार्ट, उसको इस्थमस कहते हैं। फिर क्या है, एम्पुलरी रीजन में, यहाँ पे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये कर्व जो है फूला हुआ, इसको एम्पुलरी रीजन कहते हैं। तो इधर से क्या है, ओवम पहुंचा, फिम्बरी से होते हुए इनफंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुलरी रीजन। तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन में ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन का साइट हो गया। इसको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एम्पुलरी
isthmic जंक्शन, यहीं पे एग्जैक्टली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब समझना इस चीज को कि अगर हम कह रहे 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, अगले एक आध दिन तक वो क्या होता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, तो एक्चुअली कभी देखो ऐसा तो नहीं है, फिक्स नहीं है, हो सकता है कि कभी 25 डेज का ही साइकिल हो, मैंने बताया था ये वेरी करता है मंथ टू मंथ। तो लगभग हम कह सकते हैं 10, कभी 10वें दिन भी हो सकता है, 11वें दिन भी हो सकता है। तो 10 से लेके 17 दिन तक ये जो पीरियड है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं। मतलब अगर इसी के बीच क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन होता है, तो इस पीरियड के बीच ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी हो सकता है। ना तो इससे पहले होगा, ना तो 17वां दिन के बाद होगा। मतलब इसको नेचुरल मेथड भी हम लोग कहते हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस हम लोग कहते हैं इस चीज को, कि द कपल अवॉइड पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, दैट इज द 10th डे। जैसे फर्स्ट डे हम काउंट कब किए, जब ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग दैट इज द फर्स्ट डे से 10th डे से लेके 17th डे के बीच ही फर्टाइल पीरियड है, उसी के बीच प्रेगनेंसी अटेनमेंट हो सकता है। ना तो 10वें के पहले होगा, ना 17 के बाद होगा। So this method is known as periodic abstinence and it is a birth control method used by couples. Natural method है, कोई कुछ करना नहीं, कुछ इक्विपमेंट का कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करना है टाइमिंग को, कि 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो वो क्या है, एक्चुअली वो फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि उसी समय क्या है, ओवम भी है, उसी समय स्पर्म अगर आ जाता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा। हो गया, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला बॉक्स लिखिए एंड ये वाला फ्लो चार्ट बना लीजिए ऐसे नीचे में। हो गया क्या? हो गया।
सो हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, अगर हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो यहाँ समझिएगा इस चीज़ को कि सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब दोनों जो ओवम है एंड स्पर्म्स है वो एक ही समय पे ट्रांसपोर्ट होंगे। अगर मान लो मैंने जैसा बताया, मान लो कि 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कॉपुलेशन हुआ तो उस समय ओवम है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। तो जैसे ही हम लोगों ने लेयर्स पढ़ा था ओवम का, ओवम के अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो ओवम के अंदर वाले लेयर को हम एक्चुअली कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर क्या था, जोना पेलुसिडा था, एंड उसके ऊपर क्या था, कुछ ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट है जिसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं। जैसे ही क्या होता है ना, अब मान लो एक तो ओवम है, ओवम एक है, समझना चीज को, स्पर्म्स तो मिलियन है ना, स्पर्म्स मिलियन है, लेकिन जैसे ही मान लो एक पेनिट्रेट करता है ना स्पर्म, इसके वॉल में चेंजेस होता है एंड ये एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है कि भाई एक तो स्पर्म आ गया, अब पॉलीस्पर्मी हमको नहीं करना है, अब एक ही न्यूक्लियस चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। नहीं तो क्या होता है, ये एन है, ये एन है, नॉर्मल जाइगोट 2n बनता है यानी कि डिप्लॉयड। अगर मान लो एक से ज्यादा स्पर्म आ जाएगा तो 3n बन जाएगा ट्रिप्लॉयड, जो कि अब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, वो देखिए कि एक स्पर्म तो आ गया, अब एक स्पर्म आ गया तो अब उसके मेम्ब्रेन में चेंजेस होता है जिसके कारण जोना पेलुसिडा एक स्टिफ मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि और एडिशनल जो स्पर्म है वो अब नहीं आ सकता है, वो नहीं पेनिट्रेट कर सकता है। एक और चीज देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि इस स्पर्म के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। इसमें मैंने बताया था कुछ इंजाइम होता है जो इस लेयर को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे जैसे ये कांटेक्ट में आया तो ये क्या किया, एंजाइम सीक्रेट किया, ये लेयर को डिसॉल्व किया, फिर क्या है, और लेयर को डिसॉल्व किया, और लेयर को डिसॉल्व किया, फिर क्या है, इसका जो नेक रीजन है या हेड रीजन है वो एंटर कर गया, एंड ये क्या होगा, डिसॉल्व करके पूरा निकल गया। ये यहाँ पे कट क्यों है, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे एंजाइम खर्च हो रहा है एंड यूज हो रहा है, एंड उसके बाद से इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब ये ओवम के यहाँ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा उसके साथ जाके ये न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज होगा। तो ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे एग के अंदर। तो है भी द secretions of the acrosome help sperm to enter the egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. This causes second meiotic। अब जैसे ही ये एंटर करता है ना, ये तो सेकेंडरी oocyte था, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, ये डिवाइड करता है तो किस क्या बनाता है, ओवम, एंड ओवम और एक और निकालता है जिसको सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं। जो मैंने बताया था कि सिर्फ पोलर बॉडी का काम ही क्या होता है, क्रोमोसोम को बैलेंस करना, और कोई काम ही नहीं होता है। दिस कॉजेज, और सेकंड पोलर बॉडी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। दिस कॉजेज सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म एन ओवम, जिसको ऊटिड भी कहते हैं हम लोग, एंड सेकंड पोलर बॉडी। दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लिखिए दोस्तों, एंड लिख लीजिएगा तो बोलिएगा ये फिगर बना बड़ा करेंगे, इसको बनाना है, पहले ये लिख लीजिए ये सारे पॉइंट्स।
लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया? लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन। हो गया? चलिए, ये बनाइए तो, ये फिगर बनाइए।
नहीं दिख रहा है क्या? फिगर बन जाएगा तो बोलिएगा।
नहीं हुआ क्या? देखिए सिंपल इसमें यही है याद रखने वाला कि जैसे ही स्पर्म एंटर करता है ना, देखो ये एक मैमेलियन स्पर्म का बता रहा है, ठीक है, मैमल के स्पर्म का बता रहा है कि हाँ ह्यूमन के केस में ना पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है, क्योंकि ह्यूमन के केस में स्पर्म सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसी वजह से तो ह्यूमन में पूरा का पूरा स्पर्म एंटर करता है। बाकियों में क्या होता है, बाकियों मैमल, बाकी सब मैमल में सिर्फ और सिर्फ हेड का ही रीजन एंटर करता है, नेक और सॉरी मिडिल नेक और टेल जो है वो बाहर ही रह जाता है। हो गया, बन गया। चलिए तो बाद में बताएंगे कब। देखिए नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया है वहां पे, कहाँ पे भाई, तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। इसके बाद से क्या होता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन का हम रिजल्ट जानते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। देखो पहले दो न्यूक्लियस अलग अलग होगा। अब इनिशियल जो डेवलपमेंट होता है ना, इनिशियल देखो इनको हम इनिशियल माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि देखो ओवरऑल साइज एम्ब्रायो का नहीं बढ़ रहा है, जाइगोट जितना बड़ा था ये भी उतना ही बड़ा है, बट हर डिवीजन पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, एंड जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ता है साइज ऑफ सेल छोटा होता चला जाता है। तो ये 2 सेल्ड स्टेज है, 4 सेल स्टेज है, 8 सेल स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेज है, फिर ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। दो लेयर्स में सेल सेपरेट हो जाते हैं, एक बाहर वाले लेयर होते हैं, इन बाहर वाले लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इन ये जो बाहर लेयर प्रेजेंट है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, जो कि यूट्रस के वॉल में प्लेसेंटा फॉर्म करने में हेल्प करता है। अंदर वाला जो है उसको इनर सेल मास कहते हैं, इनर सेल मास। 8 से लेके 16 स्टेज वाले इस स्टेज को ना, इसके बीच के स्टेज को, मतलब यहाँ से यहाँ तक को मोरूला कहते हैं।
मोडुला जो है वो फॉर्म करता है क्या, ब्लास्टोसिस्ट। 2, 8, 6 जितनी जो स्टेजेस होते हैं इनको सबको हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। तो ये क्या है, डिवाइड भी हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो फैलोपियन ट्यूब का सीलिया है वो उसको कहाँ ढकेल रहा है, यूट्रस के टुवर्ड्स। इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में होता है। देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजेशन, इसमें ये फिगर भी बनाना है, ये 6 और इसके बारे में लिखना भी है। जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाइए, बहुत धीरे धीरे करते हैं। हो गया। यस सर, हो गया। देखिए, तो जाइगोट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, मैंने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे अरेंज होते हैं, कि 2 लेयर में, आउटर वाला ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, अंदर वाला इनर सेल मास कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, इनर सेल मास को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड इनर सेल मास क्या है, डिफरेंशिएट करता है 3 जर्म लेयर्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एंड ये जो स्टेज है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर स्टेज, इस स्टेज को गैस्ट्रुला के नाम से जानते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा गैस्ट्रुला स्टेज को। एंड ये गैस्ट्रुला स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का होना, ठीक है। ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोपोर हम कह रहे हैं वो साइड जहां से ये अटैच है, ऐसे देखो। जाइगोट है, 8 सेल स्टेज, क्लीवेज होगा। ब्लास्टुला पहले एक हॉलो बॉल बना, ठीक है। तो ब्लास्टुला के बाद ही क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये अंदर इनर सेल मास का डेवलपमेंट होता है, ये डिफरेंशिएट कर जाता है। एंड ये जो अंदर कैविटी है इसको हम लोग ब्लास्टोसील कह सकते हैं,
तो ये क्या है, फिर क्या है, गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट है भाई, कि जो इनर सेल मास है डिफरेंशिएट होगा किस में, 3 लेयर्स में, जिसको आउटर एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा, बीच में जाके बाद में क्या होगा, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा स्टेजेस की हम बात करें तो सबसे पहले तो जाइगोट हो गया, जाइगोट के बाद क्या हो गया, मोरूला हो गया, मोरूला से पहले क्या होता है, मोरूला के बाद क्या होता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद हॉलो बॉल है, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, उसमें क्या स्टेज बनेगा भाई, गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोरूला तो सॉलिड है, ब्लास्टुला क्या हो गया, हॉलो बॉल हो गया, अंदर से हॉलो हो गया। ब्लास्टोसिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंशिएशन, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट। गैस्ट्रुला का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, तो तीनों जर्म लेयर बन गया, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एकदम ही स्टेजेस क्लियर रखना होगा, ठीक है। ये है जाइगोट, जाइगोट से मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला, और फिर एम्ब्रायो डेवलप कर ही रहा है। लिखिए तो पॉइंट्स। एंड साथ साथ अब ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट तक आके इम्प्लांट हो गया, एंड इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है जर्मिनल लेयर्स का। तो एक्चुअली समझना कि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तब तक हम बोलते नहीं है प्रेगनेंसी हुआ है, इम्प्लांटेशन को ही प्रेगनेंसी बोला जाता है। मतलब जब तक यूट्रस के बीच जो धंसेगा नहीं, प्लेसेंटा नहीं बनेगा, तब तक नहीं बोलेंगे प्रेग्नेंट हो गई। इस मतलब फर्टिलाइजेशन से लगभग 3 से 4 दिन लगता है यूट्रस में आने के लिए, तब तक वो डिवाइड हो रहा है जाइगोट, और 3 से 4 दिन उसको लगेगा यूट्रस में आने के लिए। अगर इसी बीच क्या है कि कंडीशन फेवरेबल नहीं, तो हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी ना हो, ऐसा हो सकता है। हो गया, नहीं लिख लीजिएगा, तो फिगर लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाना है, उसी सीक्वेंस में बनाइएगा। हो जाएगा तो बोलिएगा।
हो गया। हो गया सर। ठीक है, ये हम कह रहे कि कैसे अटैचमेंट हो रहा है। ये लाइनिंग हो गया, ये कैविटी हो गया, ये म्यूकोसा सेल्स है। म्यूकोसा जो इनर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाहर वाला जो सेल है वो तो विसरल पेरिटोनियम है, बीच में मसल सेल्स हो गए, एंड ये जो इनर सेल्स है इसको म्यूकोसा सेल कह सकते हैं। यही ग्लैंडुलर होता है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक तरीके से डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, एंड ये मूव करना स्टार्ट करता है अंदर की तरफ। देखो, ये मूव करना स्टार्ट करता है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं ये यूटेराइन सेल्स, वो डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर से क्या है ना पूरा उसको कवर कर लेते हैं। मतलब ये अंदर तरीके से ना एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अंदर जो म्यूकोसल सेल है यूटेराइन कैविटी के, वो क्या करते हैं, एक तरीके से रैप कर रहे हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। मतलब ये पहले इम्प्लांट ऐसे करेगा, अटैच होगा, फिर क्या होगा, ये सेल डिवाइड करके इसको अंदर की तरफ ढेलेगा, और ये क्या होगा, ऊपर से पूरा कवर कर लेता है। एंड इसी चीज को, ये अंदर से जो अटैचमेंट हो रहा है, इसी चीज को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, या इसी को प्रेगनेंसी अटेनमेंट भी कहते हैं। प्रेगनेंसी अटेनमेंट। प्रेगनेंसी अटेनमेंट। फिगर दोनों बना लीजिएगा। देखिए, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर का है, फिगर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चीज़ें जो है वो क्लैरिफाइंग फिगर से बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो सिंपल से देखो इसमें याद हमको कैसे करना है। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या हुआ, ओवम निकला 14th डे पे। वो कहाँ गया, उस कैविटी में जिसमें ओवरी प्रेजेंट है। ट्रैप कौन किया, फिम्बरी के द्वारा इनफंडिबुलम। धीरे धीरे वो भी मूव कर रहा है, वो भी इनफंडिबुलम से कहाँ आया भाई, एम्पुला में आता है। इधर से अगर अगर उस टाइम पे स्पर्म एंट्री होता है तो जाके स्पर्म कहाँ जाके फर्टिलाइज करेगा, इस्थमस और एम्पुला के बीच का जो जंक्शन है वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए वहां पे फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, वहां से फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, जाइगोट बना। जाइगोट भी कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहता है। पहले वो 2 सेल स्टेज बनाता है डिवाइड करके, लेकिन उसका साइज उतना ही बड़ा है। इसीलिए जो इनिशियल माइटोसिस होता है, क्योंकि उसमें इंटरफेज बहुत छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो माइटोसिस है उसमें साइज ऑफ द एम्ब्रायो डज नॉट चेंजेस। जाइगोट जितना बड़ा था, हर डिवीजन पे ओवरऑल साइज वही रहता है, बस नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। हर सेल का हर डिवीजन पे साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल स्टेज है। ये सारे सेल स्टेजेस को ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं हम लोग। फाइनली वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर जिसको हम मोरुला कहते हैं। मोरुला के बाद से हम कह सकते हैं, सॉरी, मोरुला सॉलिड स्ट्रक्चर है। हॉलो स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में फिर डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट करता है, इनर सेल और इनर सेल मास बनता है अंदर, और बाहर एक लेयर बनता है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इस कंडीशन को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इसी स्टेज में जो सामने फिगर में दिख रहा है, इसी स्टेज में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो एग्जैक्टली प्रेगनेंसी किस स्टेज में हो रहा है अटेनमेंट, तो ब्लास्टोसिस्ट के। इसके बाद से इनर सेल मार्ट डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है भाई, तो वो बनाता है एक्टो, एंडो और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है। जिसलिए हम कहते हैं कि वो जो स्टेज है उसको गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बनना, इसको गैस्ट्रुलेशन भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, ये ओवरऑल हमारा एक फिगर हो गया, ठीक है, जिसमें मैंने अभी जो जो चीजें बताई हैं वो चीजें हैं। इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, ओवम हो गया। सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म बनता है तो ये क्या हो जाता है, ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म एंट्री पे। यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइज करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोट बना, 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज करके ये आगे बढ़े ही रहा है। देखो 8 सेल स्टेज, फिर मोरुला हो गया, फिर क्या हो गया, ब्लास्टुला हो गया, एंड ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट के ही स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के ही स्टेज में क्या हो रहा है, हमको इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है इसी स्टेज में। फिर इम्प्लांट कर जाएगा, इम्प्लांट करने के बाद क्या है, देखते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन के बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद का है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। टॉपिक दीजिएगा, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अब देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले ना कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यूट्रस के वॉल में गड़ जाते हैं। एंड ये जो देखो यहाँ पे हमको दिख भी रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं हमको, ये जो स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरियोनिक। जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहे हैं, विली लाइक स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। एंड सब ऊपर से कंबाइन करता है। यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रक्चर है योक सैक,
एंड ये जो पूरा टिश्यू बन रहा है इसके अंदर क्या है, देखो यूटेराइन आर्टरी हो गया, वेन हो गया, ये जो पूरा टिश्यू बनता है इस पूरे टिश्यू को हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने बताया था यही क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये पूरा का पूरा अंदर का लेयर होता है जिसको एमनियन हम कहते हैं। ये जो लेयर है सबसे अंदर, एमनियन एक तरह का फ्लूइड निकालता है जो बच्चा उसी फ्लूइड में एक तरीके से तैर रहा है, नहीं तो बच्चा जो है भारी लगेगा। एंड दूसरा शॉक एब्जॉर्बर रहता है, वो फ्लूइड करता क्या है, मान लो कोई भी झटका लगा तो बच्चे को शॉक से बचाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड है ये सबसे अंदर का लेयर। एमनियन हमारा जो नाभि एक्चुअली है वो एक तरह से कॉर्ड से जुड़ा रहता है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। फिर क्या है, कोरियन। फिर क्या है, हम कह सकते हैं योक सैक। ये सारे के सारे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा ह्यूमन में स्ट्रक्चर है जो दो जनरेशन को इन्वॉल्व करता है। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में मदर का भी है रोल और फीटस भी है, उसका भी सेल प्रेजेंट होता है, दोनों का ही सेल प्रेजेंट होता है। टॉपिक दीजिएगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, उसमें ये चीजें लिखनी है एंड ये दोनों फिगर बनाना है, ये दोनों फिगर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें से दोनों इसको लिख भी लीजिएगा और इसका दोनों फिगर भी बना लीजिएगा, या बना रहे तो बना लीजिए, बना के लीव कर दीजिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर वो शाम वाला क्लास का क्या होगा? 3 से शाम वाली 4:30। जो क्लासेस है वो 3 बजे से चलेंगी, वीक में 4 डेज। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है अभी, क्योंकि मेरी भी क्लासेस है रेगुलर, तो दिगांता सर है वो पढ़ाएंगे अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी। और प्लांट वाला जो बचा हुआ है, इधर 12 का पोर्शन निकल जाएगा तो वो हम पढ़ा देंगे लास्ट में। तो सर वो बस एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी, हाँ, अच्छा, ओके सर। स्टार्टिंग से। करना चाहते कंपलसरी नहीं है, करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं नहीं तो सर, कर लेंगे कर लेंगे। हाँ, तो कर लीजिएगा तो बेटर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छा भी लगेगा। हैव अ नाइस डे सर।